Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Novel Study Point. Today we will discuss a very important topic of organic chemistry that is named as isomers. तो आज हम सब आइसोमर्स समझने वाले हैं कि आइसोमर्स होता क्या है, आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं. So just start the isomers. Isomers होता क्या है? Two or more than two compounds having same molecular formula but different structures are called isomers. दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होती है लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग अलग होता है तो उस तरह के कंपाउंड आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने समझा आइसोमर्स होता क्या है. टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural formula are called isomers and this process is called isomerism. तो आइसोमर्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गया. सो वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टर्म. द वर्ड आइसोमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो आइसोमर्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है और दो ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है. सबसे पहला आइसोस और दूसरा मेरोस. और आइसोस और मेरोस का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स. क्या होता है? इक्वल पार्ट्स. यानी कि आइसोमर्स का मतलब होता है कि जो चीजें इक्वल पार्ट्स में बटी होती है उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं. आगे है आइसोमर्स के बारे में सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट जो थे बर्जेलियस, उन्होंने ही समझाया था. सो हम लोगों को बेसिक तौर पे आइसोमर्स क्या होता है ये चीजें हमें समझ में आ गई. अब हमें समझना है कि आइसोमर्स होते कितने तरह के हैं, आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे होता है. सबसे पहला होता है आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करते हैं. सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. सबसे पहला जो आइसोमर्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है ना, जिसमें एक्चुअली में इस तरह के आइसोमर्स में क्या होता है कि बस एटम्स की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है. तो उस तरह के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं. दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स. क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स. तो दूसरा आइसोमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर्स होता है जो कि स्टीरियो आइसोमर्स होता है. और एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो अब हमें समझना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता क्या है. मैंने समझाया कि वो आइसोमर्स जिसमें कार्बन की एटम्स या जो कंपाउंड्स है उनकी पोजीशन को अगर मैं इधर उधर कर दूं या एटम का जो इंटरलिंकिंग है उसे मैं बदल दूं तो वो हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है ना. और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो किन किन तरह के होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स. क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पहला जो आइसोमर्स होता है उसे हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं. दूसरा क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स. बहुत इजी है, बहुत आसान है, सभी चीजों को मैं डिटेल में क्लियर करूंगा. फिर होता है पोजीशन आइसोमर्स. तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमर्स. तीसरा कौन सा आइसोमर्स होता है? फंक्शनल आइसोमर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर्स है. फंक्शनल आइसोमर्स जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं इसमें आपको 6 पेयर पढ़ाऊंगा और वो 6 पेयर अगर आप सीख लेते हैं तो आपको आइसोमर्स से रिलेटेड कहीं पे कोई भी डाउट नहीं आएगा फंक्शनल आइसोमर्स से रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट जो चौथी टॉपिक है वो है रिंग चेन आइसोमर्स. कौन सा? रिंग चेन आइसोमर्स. याद रखिएगा आप लोग, रिंग चेन आइसोमर्स. जो चौथा आइसोमर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं. और पांचवा जो होता है इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं. तो इन 5 तरह के आइसोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये पांचों तरह के आइसोमर्स किस में आते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस स्टीरियो आइसोमर्स. अब हमें डिस्कस करना है स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है. तो मैं आपको समझा रहा हूँ. स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना. एक को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो इन चीजों को मैं क्लियर करने से पहले आप सभी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्लियर करके और कंप्लीटली पढ़ा देता हूं. सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं. सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि आइसोमर्स होता क्या है. तो मैंने बताया 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, तो उसे हम लोग आइसोमर्स करते हैं और ये प्रोसेस हमारा आइसोमेरिज्म कहलाता है. गेटिंग. इसके बाद हमने बताया कि जो आइसोमर्स होता है वो ग्रीक वर्ड आइसोस और मेरोस से लिया गया है, जिसमें आइसोस का अर्थ इक्वल होता है, मेरोस का अर्थ पार्ट्स होता है. अर्थात आइसोमर्स का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स. फिर आइसोमर्स के बारे में पूरी दुनिया को सबसे पहली बार जिसने परिचित करवाया वो थे स्वीडिश केमिस्ट जिनका नाम था बर्जेलियस. इसके बाद मैंने आइसोमर्स को 2 भागों में बांटा. सबसे पहला आइसोमर्स है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
और दूसरा था स्टीरियो आइसोमर। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे उसमें कार्बन या जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एटम्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा आइसोमर्स तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 तरह के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला चेन आइसोमर, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमर, चौथा होता है रिंग चेन आइसोमर और पांचवा होता है मेटामेरिज्म। एक टॉटोमेरिज्म भी होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो टॉटोमेरिज्म। ये भी चीजें मैं पढ़ा के क्लियर कर देता हूँ। टॉटोमेरिज्म। इसके बाद हमारा स्टीरियो आइसोमर्स होता है। स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है ना। मैं आपको ये जीआई और ओआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेजुएशन के लिए या फिर क्लास 12 के लिए। यहाँ पे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन जब तक मुझे बेसिक नहीं पता होगा शायद मैं स्टीरियो आइसोमर्स नहीं समझ सकता हूँ। सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता क्या है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ाना, जिसमें सबसे पहले हमें चेन आइसोमर्स पढ़ना है। सो वी हैव टू डिस्कस द चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या है और ये कैसे फॉर्म किया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक्स के साथ, जिसमें हमें चेन आइसोमर्स सीखना है। क्लियर है? ध्यान से सभी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस आइसोमर्स को हम लोग स्केलेटन आइसोमर्स भी करते हैं ना। इस तरह के आइसोमर्स को क्या कहते हैं? स्केलेटन आइसोमर। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इस तरह के आइसोमर्स को आप स्केलेटन आइसोमर्स भी कहते हैं। दूसरी चीज है, इस आइसोमर्स की खासियत होती है इसमें ब्रांच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्रांच पाए जाते हैं। इसमें ब्रांच होता है, बहुत सारे ब्रांच इसमें पाए जाते हैं। और तीसरा जो होता है उसे भी आपको क्लियरली याद रखेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है एटलीस्ट आपको 4 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट 4 कार्बन एटम रिक्वायर्स टू फॉर्म चेन आइसोमर्स। अगर आपको चेन आइसोमर्स फॉर्म करना है तो कम से कम आपको 4 कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। आपको मिनिमम अगर आपको आइसोमर्स फॉर्म करने हैं किसके? चेन आइसोमर्स के, तो आपको कम से कम 4 कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले चेन आइसोमर्स होता क्या है? तो चेन आइसोमर्स क्या होता है? एक ऐसे आइसोमर जिसमें ब्रांच निकला हुआ रहता है। ठीक है ना। और आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, बस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। साथ ही साथ उसमें उसका स्ट्रक्चर स्केलेटन होना चाहिए ना, मतलब एक उसका ढांचा तैयार होगा। कैसे मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा। और तीसरा होता है कम से कम इसमें 4 कार्बन एटम हो तभी जाकर के चेन आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। सो जस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। देखिए मैंने क्या किया, 4 कार्बन मैंने अरेंज कर दिया। टोटल आई हैव 4 कार्बन एटम्स। अब आपको क्या, ये कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। लेकिन इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कार्बन या अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। और हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम 4 बॉन्ड किसी को दे देते हैं तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, सॉरी 1 बॉन्ड पहले से था, मैंने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दे दिया तो टोटल इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, यहाँ पे भी मैंने वही काम किया और यहाँ पे भी मैंने वही काम किया। तो इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। क्योंकि मीथ ईथ तो ब्यूट 4 कार्बन होगा तो उसे क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ये चीज को याद रखिएगा, जब भी आपको 4 कार्बन दिखाई दे उसे आप ब्यूट बोलेंगे। सो अब आपको क्लियर करना है यहाँ पे कि जैसे 4 कार्बन एटम हुआ तो C4H10 हो जाएगा, तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा? एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम होता है जी? नॉर्मल ब्यूटेन। मैं आपको आगे ये क्लियर कराऊंगा कि अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि मैंने 3 कार्बन को ऐसे लिख लिया और चौथे कार्बन को मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब समझिए, अगर मैं 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन पे, देखो 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच था? ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच था? 2 कार्बन से अटैच था, तो ये 2 डिग्री का कार्बन कहलाता है। ठीक है ना। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है तो ये 3 डिग्री का कार्बन कहलाता है। तो अगर हम 2 डिग्री कार्बन पे एक ब्रांच लगा देते हैं तो इसे हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये आइसोब्यूटेन हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है सभी को? यानी इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे इस कार्बन के पास मुझे 3 बॉन्ड देने हैं और देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन देने होंगे।
इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन 3, और इसके पास भी 3, टोटल 3 3 6 3 9 और 10, टोटल जो कार्बन की संख्या हो जाएगी वो 4 और हाइड्रोजन की जो संख्या हो जाएगी वो 10 हो जाएगा। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। नाउ ये जो होता है वो हमारा क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया। तो ये जो आइसोब्यूटेन है ना, ये कॉमन नेम है, तो इसका मैं आईपीसी नेम आपको सिखा देता हूँ कि आईपीसी नेमिंग कैसे करते हैं। वैसे मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी नोमेनक्लेचर की, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये नेमिंग ही सिखाया था, जिसमें कैसे किसी कंपाउंड का नेम करते हैं। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे तो 1 2 3, और इधर से भी आएंगे तो 1 2 3, यानी कि दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच लगा हुआ है, यानी कि 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 कार्बन है तो प्रो, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा एएनए, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी कि आइसोब्यूटेन का आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। और ये जो हमारा हो गया इसे हम लोग एन ब्यूटेन बोलते हैं। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। नाउ अब हमें समझना है कि और भी जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे अपने चेन आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। ये तो मैंने एक सिंगल सा ब्यूटेन का बना के बताया। चेन आइसोमर्स में मैंने क्या बताया आपको कि चेन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें आपके कार्बन जो स्केलेटल आइसोमर्स कहे जाते हैं, ये इनमें ब्रांच पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें कम से कम 4 कार्बन एटम जरूरत, मिनिमम 4 कार्बन एटम होगा, तभी जाकर हम लोग चेन आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है एन ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन के आइसोमर्स बनते हैं, और कितने तरह के बनते हैं, 2 तरह के। कौन? एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन का दूसरा नाम क्या होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। चीजें यहां तक क्लियर है। चलिए मैं आपको पेंटेन का चेन आइसोमर्स बना के दिखाता हूं, है ना, पेंटेन की चेन आइसोमर्स। तो कैसे पेंटेन के चेन आइसोमर्स बनेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पेंटेन में लिख रहा हूं। पेंटेन में टोटल कार्बन कितने होते हैं, 5, और ए ही लगा, यानी कि कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। मेरी पहली वीडियो में जाके देखें, दूसरी वीडियो देखें नोमेनक्लेचर की, उसमें चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। तो क्या हो जाएगा C5H12। इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 5, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। क्यों? क्योंकि एक एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें कार्बन को 5 अलग अलग कार्बन मैंने बता दिया। इसके पास एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, 3। इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, एन पेंटेन। ठीक है ना। ये चीजें क्लियरली समझ लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब क्या कीजिए, 4 कार्बन लगा लीजिए, और एक जगह कहीं पे भी यहाँ पे बॉन्ड लगा लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे H2, और यहाँ पे H3, और यहाँ पे भी CH3। तो इसका नेमिंग 1 2 3 4। तो टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं, 4, और इससे नीचे क्या लगा, मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल, और टोटल 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। लेकिन इसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है, आइसोपेंटेन। क्या नाम होता है, आइसोपेंटेन। इसे भी आपको याद रखना है, इसका एक और नाम होता है जो कि आइसोपेंटेन होता है। चलिए, इसका एक और आइसोमर्स बन सकता है, वो देखिए, पहला आइसोमर्स हुआ, ये दूसरा आइसोमर्स हुआ। आप देख रहे हैं ना, इसमें एकदम स्ट्रेट चेन था, इसमें ब्रांच बना हुआ है। तीसरा देखिए कैसे होगा। तीसरा जो होता है, आप क्या कर लो, 3 कार्बन ले लो, ये हुआ। अब थोड़ा इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखिए, इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, और नीचे भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन टोटल 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन होता है। तो इसके ऊपर अगर मैंने ब्रांच लगा दिया तो ये हो जाता है नियो, और ये पेंटेन क्या हो जाता है, नियोपेंटेन। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम हो जाएगा, इधर भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, है ना। और किस तरह पे, 2 वाले कार्बन पे तो 2 2 डाइमिथाइल, है ना। पहली वीडियो देखे नोमेनक्लेचर की, पहली वीडियो सब चीज समझ में आएगा। 2 2 डाइमिथाइल, और टोटल 1 2 3 कार्बन है तो मिथिल, है ना। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही तो हम चेन आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। तो चेन आइसोमर्स क्या होता है, क्लियरली समझ में आ गया सभी को। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चेन आइसोमर्स,
तो आप क्या बताएंगे? चेन आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स को बोलते हैं जिसमें ब्रांच पाए जाते हैं, जिसका स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है और कम से कम 4 कार्बन एटम होता है हम लोग को चेन आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए। ये चीजें हमें क्लियरली तौर पे और बहुत ढंग से समझना होगा। नाउ अब हमें चेन आइसोमर्स के बाद हमें पोजीशन आइसोमर्स पढ़ना है कि पोजीशन आइसोमर्स होता क्या है। सो वी हैव टू डिस्कस द पोजीशन आइसोमर्स। तो क्लियरली जहां तक मुझे लगता है कि चेन आइसोमर्स आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। जो ब्यूटेन होते हैं उसके 2 चेन आइसोमर्स बनते हैं, पेंटेन जो होते हैं उसके 3 चेन आइसोमर्स बनते हैं, हेक्सेन जो होते हैं उसके 5 चेन आइसोमर्स बनते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हर कंपाउंड के अपने अपने चेन आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। अब हमें समझना है पोजीशन आइसोमर कि पोजीशन आइसोमर्स होता क्या है। तो सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस द पोजीशन आइसोमर्स। हमें समझना है पोजीशन आइसोमर। तो ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको समझा दूं सबसे पहली चीज है कि जो पोजीशन आइसोमर्स होता है वो किन किन कंपाउंड्स के साथ हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले ये जो आइसोमर्स होता है ये आपके एल्कीन के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एल्काइन के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एल्कीन मतलब क्या होता है जी? डबल बॉन्ड। एल्काइन मतलब क्या होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड। और साथ ही साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, है ना, इसके साथ भी ये अपना आइसोमर्स शो कर सकता है, ठीक है ना। और एक और चीज मैंने समझा, आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए 4 कार्बन एटम चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम चाहिए? 4 कार्बन एटम चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड। कम से कम कितने कार्बन एटम चाहिए जी? 4 कार्बन एटम चाहिए। देखिए कैसे, वो मैं आपको क्लियरली करके समझा देता हूं। सबसे पहले मैं एल्कीन का एग्जांपल लेता हूं, तो मैं ले लूं C4H8। ये ना होता है जी एल्कीन। एल्कीन में हम क्या करते हैं? देखते हैं कि कार्बन की संख्या से 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें है ना कार्बन की संख्या से 2 गुना हाइड्रोजन, तो हो गया C4H8। अब क्या करो, आप कार्बन लगा दो ऐसे, है ना। जहां मन करे वहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया। इस यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3। तो इसका नाम हो जाएगा मीथ ईथ प्रोब्यूट ब्यूट। और डबल बॉन्ड कितने पे है? पहले कार्बन पे, तो ब्यूट-1-इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट-1-इन। क्या नाम हो जाएगा जी? ब्यूट-1-इन। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। इस डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए इसमें मैंने 3 हाइड्रोजन, इसमें मैंने 1 हाइड्रोजन, इसमें मैंने 1 हाइड्रोजन और इसमें मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है ना। देखिए 3 3 6 7 8, इसमें देखिए 3 2 5 1 6 और 2 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये जो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-इन, यानी कि ब्यूट-1-इन एंड ब्यूट-2-इन और पोजीशन आइसोमर। समझ में आ गया पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बदल दिया जाता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदल दिया जाता है। उस तरह के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। चीजें क्लियरली समझ में आ गई? शायद मुझे अब पोजीशन आइसोमर्स को बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि पोजीशन आइसोमर्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये आइसोमर्स की कंप्लीट और एकदम कंठस्थ नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को। तो वो आइसोमर्स कौन सा है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझाने वाला हूं। वो है हमारा फंक्शनल आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फंक्शनल आइसोमर्स कहते किसको है ना। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि फंक्शनल आइसोमर्स कहते किसको है। सो जस्ट स्टार्ट द फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए फंक्शनल आइसोमर्स का मैं डेफिनेशन क्लियर करा देता हूं, क्योंकि टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस टॉपिक को डिस्कस कराना भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मैं इस टॉपिक को क्लियरली और थोड़ा डीपली चल के पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो व्हाट इज फंक्शनल आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है? देखिए, 2 compounds having same molecular formula but differ
बाई फंक्शनल ग्रुप। किससे डिफर होता है? फंक्शनल ग्रुप से डिफर होता है दो कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, लेकिन अगर वो फंक्शनल ग्रुप से आपस में डिफर होते हैं तो उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, जहां तक फंक्शनल ग्रुप की बात है, मैंने फंक्शनल ग्रुप की भी वीडियो बनाई है। जिनको फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ में आते हैं वो जाकर के वहां से उसको समझेंगे और फिर जाकर के इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला पेयर क्या वो मैं क्लियर कराता हूं। CnH2n और +2 और O, मतलब इस टाइप का पेयर कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे। सबसे पहले कार्बन लेना शुरू करते हैं। मैंने 3 कार्बन ले लिए। कितने कार्बन ले लिए? 3। इसके लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। इसको याद रखेंगे, मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होता है हमें फंक्शनल आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए। फंक्शनल आइसोमर्स की खासियत क्या होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भाई सेम होगा, लेकिन वो आपस में अलग अलग होंगे। लेकिन कैसे अलग होंगे? तो अपने फंक्शनल ग्रुप से अलग होंगे। कैसे? मैं क्लियर करके समझाता हूं। देखो, जहां भी आपको CnH2n+2 और O दिखाई दे, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो दो चीज का आइसोमर होगा। ये ट्रिक ना कहीं नहीं मिलने वाला आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये होगा एल्कोहल और ईथर का। किसका होगा? एल्कोहल और ईथर का। एकदम कंठस्थ कर लो अपने दिमाग में। किसका होगा? एल्कोहल और ईथर का। किसका होगा? एल्कोहल और ईथर का। कैसे क्लियर करो? एग्जांपल से क्लियर करो। चलो भाई, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। 3 कार्बन ले लो तो C3 हो गया। ठीक है ना? 3 कार्बन ले लो तो क्या हो गया? C3 हो गया। अब देखिए, टोटल 3 2 जा 6 और +2 8, तो C3H8O हो गया। ठीक है ना? चीजें क्लियर है। और मैंने क्या बताया कि जब भी कार्बन के संख्या से दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिखाई दे, तो आप उसको 2 भागों में बांटो। एक भाग एल्कोहल का हो जाएगा, एक भाग किसका हो जाएगा? ईथर का हो जाएगा। तो चलो मैं इसे 2 भाग में क्लियर कर देता हूं। एक हो गया मेरा एल्कोहल, जिसको मैंने बॉन्ड OH करके अलग कर लिया, और दूसरा हो गया हमारा ईथर। चीजें क्लियर हो गई। एक हमारा हो गया एल्कोहल और दूसरा हमारा हो गया ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड O बॉन्ड। ओके, पहले भी अल्काइल ग्रुप, ओके, बाद भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को किससे डोनेट करते हैं? R से डोनेट करते हैं। अल्काइल ग्रुप को किससे डोनेट करते हैं? R से डोनेट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही OH है, अब एक O है तो खत्म ही हो गया। कार्बन कितना है? 3, और 8 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन चलेगा तो कितना होता है? C3H7OH। और इसका नाम देखिए, एक तरफ आप लिख दिए CH3 और एक तरफ लिख दिया C2H5। क्लियरली समझ में आ रहा है? और ये एल्कोहल है, इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3। तो मिथ इथ प्रो, मिथ इथ प्रो, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ये थोड़ा समझना जरूरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको इसका नेमिंग सिखाता हूँ, है ना? मैं आपको थोड़ा सा ईथर की नेमिंग सिखा देता हूँ। शायद मैंने ईथर की डिटेल नेमिंग नहीं सिखाई है, थोड़ा सा ईथर की नेमिंग सिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसके नेमिंग के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि मिनिमम कार्बन ज्वाइंस विथ, मिनिमम कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाता है एंड फॉर्म इथॉक्सी। क्या फॉर्म करता है? इथॉक्सी। ठीक है? आई एम सो सॉरी एंड फॉर्म एल्कोक्सी। क्या फॉर्म करता है? एल्कोक्सी फॉर्म करता है। ठीक है ना? जो मिनिमम कार्बन होगा वो ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और अपना नाम क्या कर लेगा? एल्कोक्सी कर लेगा। आगे है मैक्सिमम कार्बन comes with alkane। तो थोड़ा ध्यान से समझो। इधर कार्बन 2 है यानी कि कार्बन ज्यादा है, इधर कार्बन 1 है यानी कि कार्बन कम है, तो ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। और ये एक कार्बन है और मैंने यहां पे बोला एल्कोक्सी बोलेंगे, एक कार्बन है तो हम एथॉक्सी बोलेंगे। 2 कार्बन होता तो एथॉक्सी बोलते, एक कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। और फिर मैंने क्या बताया कि जिसमें ज्यादा कार्बन होता है वो एल्केन ग्रुप के साथ आ जाता है। तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, जो कि 1 से ज्यादा है, तो ये एल्केन के साथ आ जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथीन यानी कि मेथॉक्सी इथेन। चीजें क्लियरली समझ में आ गई सबको? मेथॉक्सी इथेन क्या होता है और प्रोपेनॉल क्या होता है? चीजें क्लियर है? ये पहला एग्जाम्पल है। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराता हूँ। वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ
मुझे बस एक चीज ध्यान रखना है, कार्बन की संख्या से दोगुना अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए मैंने लिया C4H10 और ठीक है ना, कार्बन 4 है, 4 का 2 गुना 8, 8 में 2 जोड़े 10। और जैसे ये फॉर्म यानी कि जैसे ही हमें कहीं भी CnH2n+2O दिखाई दे, आपको इसे दो भागों में बांट देना है। किसमें किसमें? एक अल्कोहल और एक ईथर में। चलिए मैंने इसको अल्कोहल में बांट दिया, H हो गया, ईथर में भी बांट दिया। तो देखिए एक ऑक्सीजन चला गया, टोटल 4 कार्बन है, और 10 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया, तो कितने हाइड्रोजन बचे? 9 हाइड्रोजन बचे। और देखिए इसका नाम इधर हो जाएगा C2H5 और इधर भी हो जाएगा C2H5। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा मीथ ईथ प्रो ब्यू, 4 है तो ब्यू, और अल्कोहल है तो इसी के लिए अंत में क्या लग जाएगा? OL लग जाएगा, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और इसमें देखिए इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, जिसको चाहो ऑक्सीजन से ऐड कर लो। तो इस ईथ को ऑक्सीजन से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इन चीजों को क्लियरली कर लीजिए और समझ में आया वो आप मुझे बता दीजिए। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कभी नहीं भूलना, CnH2n+2O, यानी कि कभी भी कार्बन की संख्या से दोगुना हाइड्रोजन से 2 अधिक अगर आपको हाइड्रोजन मिले और साथ में ऑक्सीजन लगा हो तो किसके किस आइसोमर्स होंगे? अल्कोहल और ईथर के आइसोमर्स होंगे। यानी कि पहला फंक्शनल आइसोमर्स क्लियर हो गया। अब चलिए मैं दूसरा फंक्शनल आइसोमर्स क्लियर कराता हूं। दूसरा जो फंक्शनल आइसोमर्स है वो है CnH2nO। दूसरा आइसोमर्स क्या है? CnH2nO। क्या है? फिर से बोलिए, CnH2nO, यानी कि कार्बन की संख्या से बस 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर किसका किसका हो जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन का। किसका किसका? एल्डिहाइड और कीटोन। किसका किसका? फिर से बोलिए, एल्डिहाइड और कीटोन। एग्जांपल मैं ले रहा हूं C3H6O। तो आप यहां से क्या करो? एल्डिहाइड को बाहर निकाल दो, तो CHO एल्डिहाइड हो गया, कीटोन को बाहर निकाल दो, तो ये आपका कीटोन भी बाहर निकल गया। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है? अब देखो भाई क्या होगा, 3 कार्बन में से 1 कार्बन चला गया तो कितना कार्बन बचा? 2। 6 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन चला गया, कितना हाइड्रोजन बचा? 5। ऑक्सीजन तो पहले से लग चुका है। C3H6 है तो एक तरफ क्या कर दो? CH3 लगा दो, एक तरफ क्या कर दो? CH3 लगा दो, तो टोटल 3 और 3 6 हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन हो जाएगा। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब चलो मेरे भाई, इसका नाम देखिए, 3 कार्बन है और एल्डिहाइड है। मैंने नोमेनक्लेचर की वीडियो में पढ़ा चुका है, पीछे जाकर देख सकते हैं आप। तो 3 कार्बन है तो मीथ ईथ प्रो क्या हो जाएगा? मीथ ईथ प्रो, यानी कि प्रोपेनल। अल अल आता है, एल्डिहाइड में आता है अल अल, ये चीज याद रखिएगा। अल्कोहल में ऑल आता है, अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल। फिर हमारा कीटोन है तो कीटोन में ओ एन ही आता, ओन आता, ओन आता है। तो टोटल 1 2 कार्बन है, 3 क्या हो जाएगा? मीथ ईथ प्रो, प्रोपेनॉल हो गया। तो कितना आसान तो था, एक प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल। अब एक चीज देखो, दोनों में 1 2 1 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अंतर क्या है? तो स्ट्रक्चर में अंतर है, साथ ही साथ दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? अलग अलग है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। चलिए मैं इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वो क्या है? C4H8O। इसे भी मैं अलग अलग कर दूं, सबसे पहला क्या हो जाएगा? CHO। यहां से क्या निकलेगा? C3H7। और यहाँ पे क्या हो गया? कीटोन हो गया आपका। यहां से क्या निकलेगा? C2H5 और एक तरफ CH3। कितना आसान है। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। अल ब्यूटेनल, अल मीथ ईथ प्रो ब्यू, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और इसका नाम ब्यूटेनॉल हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सबको समझ में आ गया? शायद मुझे लगता है कि आप सभी को ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हमने आगे टॉपिक देख लिया, उसे मैं स्टार्ट करता हूँ। यानी कि आपको फंक्शनल आइसोमर्स का सेकेंड पेयर भी समझ आएगा। पहला पेयर क्या था? अल्कोहल और ईथर का। यानी कि अल्कोहल कभी भी फंक्शनल आइसोमर्स शो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईथर के साथ शो करेगा। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर्स शो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन के साथ शो करेगा। अब मैं आगे क्लियर कराता हूँ तीसरा क्या है। तीसरा है CnH2nO2, है ना। इसमें ऑक्सीजन की संख्या बस 2 गुना है। ये CnH2n कार्बन वही है, कार्बन की संख्या के 2 गुना हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन इसमें 2 है।
तो ऑक्सीजन 2 वाले कौन कौन कंपाउंड है मेरे भाई? तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से हैं जी? फिर से बोलिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ में ईस्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चे, अगर ईस्टर कुछ याद है, ईस्टर सुन के, एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? तो मैंने क्या बताया था कि जब एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? इथाइल इथानोएट मिलता है, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे? एस्टरिफिकेशन। इसी प्रोसेस को तो एस्टरिफिकेशन कहा जाता था। चीजें क्लियरली है? नहीं है तो मैं क्लियर करा दूंगा। अभी तो हम लोग को बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो यहाँ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और दूसरा क्या हो गया? ईस्टर हो गया। चलो एग्जांपल लेते हैं। C3H6O2 क्या हो गया? C3H6O2। मैंने एक एग्जांपल लिया C3H6O2। तो चलो इसको भाई अलग अलग मैं कर रहा हूँ, अलग अलग डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बाबू फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। इस आप COH बाहर कर लो। COH जैसे आपने बाहर कर लिया तो 3 कार्बन में से 1 कार्बन चला गया। कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बचे। 6 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन चला गया। कितने हाइड्रोजन बचे? 5 हाइड्रोजन बचे। यानी C2H5COOH, C2H5COOH। और इसका क्या होता है मेरे भाई? C डबल बॉन्ड O और O। एक चीज मैंने बताया था ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है। शायद याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो देख सकते हैं नोमेनक्लेचर की वीडियो। तो क्या हो जाएगा? CH3 और ये हो जाएगा CH3। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है? तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ये 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो मीथ प्रो, तो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या हो जाएगा जी? प्रोपेनोइक एसिड। C2H5COOH को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। और इसका नाम हो जाएगा, ये है इसके साथ, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, है ना। और ये इसके साथ ऐड होगा तो इथानोएट, है ना। मिथाइल इथानोएट। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथानोएट, है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। अल्काइल एल्केनोएट ईस्टर का अल्पेसी नेमिंग होता है ना, अल्काइल एल्केनोएट। तो यहाँ से चीजें क्लियरली समझ में आ गई आप सभी को। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जितनी चीजें आपको क्लियर कराई है आइसोमर्स में, सभी चीजें क्लियरली समझ में आ रही है या फिर आ रही होगी। नाउ अब हमें नेक्स्ट टॉपिक्स को समझना है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने फंक्शनल आइसोमर्स में अब तक 3 पेयर पढ़ लिए। वो कौन कौन से पेयर है मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला एल्कोहल और ईथर का, दूसरा है एल्डिहाइड और कीटोन का, और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का। चीजें यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम चौथी पेयर को समझेंगे कि चौथा पेयर क्या है। चौथा पेयर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलिए मैं देखता हूं कि वो क्या है। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, थोड़ा दिल से पढ़ना होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी भी तरह से कहीं भी डाउट आ सकता है किसी बच्चों को, अगर आप अपनी बेसिक को बहुत ही मजबूत रखें। अगर बेसिक नहीं है तो या फिर ऑर्गेनिक कुछ नहीं है ना, ढा जाओगे, बिल्कुल ढा जाओगे। तो ऑर्गेनिक के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखो यार ऑर्गेनिक में कितना मजा है। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बट बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो मैं चौथा पेयर आप क्लियर कराता हूँ मेरे भाई। चौथा पेयर है CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या से 2 गुना से तो कम हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या के 2 गुना से तो कम हाइड्रोजन होता है। वो किसका किसका आइसोमर्स फॉर्म करता है? बहुत मजेदार है, अल्काटाइन, है ना। अब एक चीज बात समझिएगा, अगर अल्का किसी का नाम होगा तो डाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्काटाइन, ये चीजें क्लियर है। और दूसरा क्या होता है? अल्काइल, है ना, अल्काइल। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं, है ना जी। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। C4H6 हो गया, C4H6। चलो देख लेते हैं C4H6 कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले आप खूब सुंदर से 4 कार्बन। अल्काडाइन का मतलब समझो, मैं समझाता हूँ। अल्काडाइन का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 2 होता है, और इनका मतलब डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में 2 बार आता है तो उस ग्रुप को अल्काडाइन ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को अल्काडाइन ग्रुप बोलते हैं। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है? चलिए देखो मेरे भाई, मैंने क्या किया, भी लग गई हाथ में। मैंने तो कहीं पे भी 2 डबल बॉन्ड लगा दिया। मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इस डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन। ध्यान से देखने पे आपको एक चीज पता चलेगा कि ये जो आइसोमर्स होंगे 2, 3, 4 और 2, 6। यहाँ पे 6 ही हमको हाइड्रोजन चाहिए थे और टोटल 4 कार्बन भी हमारे पास है। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है आप सभी को? तो देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे।
इसकी नेमिंग करने के लिए आपको पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मीथ ईथ प्रो ब्यूट। तो ब्यूट पहले वाले पे डबल बॉन्ड है, तीसरे वाले पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1,3 डाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 1,3 डाइन। डाइन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है और एक बार नहीं दो बार है, इसीलिए डाइन। अगर डबल बॉन्ड 3 बार होता तो ट्राइन हो जाता। चीजें क्लियर है? और एक बार होता तो एल्कीन बोलते हैं, 2 बार हो गया तो अल्काडाइन, 3 बार हो गया तो अल्काट्राइन। चीजें क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैंने इसको क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। चीजें क्लियरली समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, इसी का मैं क्लियर कराता हूँ अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अल्काइल, अल्काइन है ना, ये वाला अल्काइन। तो ये कैसे हो जाएगा? C4H6। देखिए, आपको 4 कार्बन हो गया है ना, कहीं पे भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, इसका कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। देख लीजिए, 3 तो 5 6। चीजें क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन। चीजें क्लियरली समझ में आ गई? इसका हम क्या बोलेंगे? ब्यूटाइन बोलेंगे। चलिए, मैं एक चीज को और क्लियर करके समझाता हूँ आपको। यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी चीजें सब किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक यू। आगे क्या होता है उसे मैं डिस्कस कर देता हूँ, बेटा रहा हूँ इससे एक और एग्जाम्पल में। समझ में आया समझ में? चलिए, अच्छी बात है। अगला है, हम 5 कार्बन ले लेते हैं। कितना कार्बन ले लें? 5 कार्बन ले लेते हैं। चलो भाई, ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? C5, 5 का 2 ना 10, 10 में से 2 कम करो तो कितना हुआ? 8। तो C5H8, 1 2 3 4 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 3 5 6 और 2 8। चीजें क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। पहले वाले पे और चौथे वाले पे, तो 1,4 पेंट 1,4 डाइन। चीजें क्लियर है? पेंट 1,4 डाइन इसका नाम होता है। अब क्या करो? इसे 5 बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्या करो? कहीं पे भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, हाइड्रोजन अब गया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चीजें क्लियर है? एक वीडियो में आज आपको पूरे आइसोमर्स क्लियर कराऊंगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूरे क्लियर कराऊंगा। यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आए? थैंक यू। मुझे लगता है कि ये सब चीजें अगर आप कर पाएंगे अच्छे से, तो आपका फंक्शनल आइसोमर्स है या चेन आइसोमर्स हो या फिर पोजीशन आइसोमर्स हो, वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं चौथा आइसोमर्स देखता हूँ, चौथा टाइप ऑफ आइसोमर्स। जिसे हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है? तो देखिए, इसमें ना एक रिंग के फॉर्म में होगा और एक चेन के फॉर्म में होगा, तो इसी को हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना? इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ। इसमें पहला फॉर्म, एक रिंग होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, और रिंग में भी कौन सा रिंग स्ट्रक्चर होगा उसे आप लिख लो, साइक्लोएल्केन। कौन सा होगा? साइक्लोएल्केन। ठीक है ना? और दूसरा, पहला रिंग स्ट्रक्चर था और रिंग स्ट्रक्चर में कैसा रिंग स्ट्रक्चर? तो साइक्लोएल्केन का। और दूसरा होता है चेन स्ट्रक्चर। तो चेन स्ट्रक्चर में किसका चेन स्ट्रक्चर? तो एल्कीन का चेन स्ट्रक्चर। ठीक है ना? और इस तरह के आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड। 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड। कम से कम हमें कितने कार्बन एटम की जरूरत पड़ती है? 3 कार्बन एटम की जरूरत पड़ती है। चलो, मैं करके समझाता हूं मेरे भाई। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2। बस यही तो है। तो 3 कार्बन रखो ना मेरे भाई इसमें, तो C3H6 हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोएल्केन, है ना? तीनों जगह कार्बन लगा दिए, है ना? और इसको भी जैसे साइक्लिक, तो साइक्लिक 2 भागों में होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक, जिसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और एक हेटेरोसाइक्लिक होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, जिसे हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे। अगर इस कार्बन में से कहीं एक जगह में कार्बन हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर कुछ और लगा दो, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो जाता है। ठीक है? तो देखिए, ये आपका कार्बन हो गया। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, टोटल 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। चीजें क्लियर है?
है ना, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोमीथेनोप्रोपेन। ठीक है ना, मीथेनोप्रोपेन इसका नाम हो गया। अब क्या है? 3 कार्बन है। आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 1 4 2 6, इसमें भी 3 कार्बन, तो इसका नाम मीथेनोप्रोपेन हो जाएगा, है ना। ये चीज तो सोच के नाम हो जाए। तो यानी कि साइक्लोप्रोपेन प्रोपीन के साथ, वैसे साइक्लोब्यूटेन ब्यूटीन के साथ, साइक्लोपेंटेन पेंटीन के साथ, साइक्लोहेक्सेन हेक्सीन के साथ, साइक्लोहेप्टेन हेप्टीन के साथ, साइक्लोऑक्टेन ऑक्टीन के साथ, साइक्लोनोनेन नोनिन के साथ, साइक्लोटेकेन टेकीन के साथ। ऐसे ही तो किसका आइसोमर्स होता है? रिंग चेन आइसोमर्स। जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को रिंग चेन आइसोमर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेटामेरिज्म। बहुत आसान सा टॉपिक है मेटामेरिज्म। आज की यही एक आखिरी टॉपिक होगी, उसके बाद अगली वीडियो में मैं टॉटोमेरिज्म के साथ आगे की चीजों को डिस्कस करा दूंगा। तो सो जस्ट रीड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। वो क्या है हमारा? वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम होना चाहिए। जी क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एकदम सेम होगा। Either side of functional group alkyl group must be present. अल्काइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है वो मैं आपको क्लियर करा के बता रहा हूं। यहां तक चीजें क्लियरली समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, थैंक यू सो मच।